आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। अपडेट यह है कि संदिग्धों के खिलाफ लग सकता है आईटी एक्ट। अरमान मलिक, अतहर परवेज के विरुद्ध धारा लगाने की तैयारी चल रही है। एफआईआर में जुड़ सकती है आईटी एक्ट की धारा। और खबर यह है कि जांच एजेंसियों ने पटना पुलिस को इस बात की सलाह दी है। पटना पुलिस साइबर एक्सपर्ट की मदद ले सकती है और मोबाइल में मिले साक्ष्यों को पुलिस खंगालेगी और पुलिस जल्द ही कोर्ट से इसकी अनुमति लेगी। तो बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और मोबाइल के साक्ष्यों को खंगालने की बात चल रही है। फुलवारी शरीफ केस में बड़ा अपडेट, कोर्ट से अनुमति पुलिस लेगी क्योंकि इसमें कुछ और धाराएं जोड़नी है और ऐसे में पुलिस मदद ले रही है साइबर एक्सपर्ट्स की। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, हर घंटे एक नया अपडेट है, क्या अपडेट है? देखिए विवेक, जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक जो पूछताछ हो रही है ताहिर से, वो एटीएस मुख्यालय जो बिहार का है वहां पे ये पूछताछ हो रही है। और जो जानकारी मिली है कि पूछताछ के दौरान ताहिर ने जो अपना गुनाह है वो पहले भी स्वीकारा था और आज पूछताछ के दौरान एक बार फिर से उसने अपना गुनाह स्वीकारा है। सीधे तौर पे ताहिर ने कहा है कि जो विध्वंस फैलाने की तैयारी थी उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और अफगानिस्तान से जुड़े जो साथी थे इनके, वो लगातार इनको मोटिवेट करते थे, लगातार इन्हें जो है वो प्रेरित करते थे। और यहाँ इंडिया में एक बड़ा जिम्मा जो है वो इसे दिया गया था और उसके तहत ये जो युवक हैं उसे जोड़ने के लिए लगातार व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कवायद में जुटे हुए थे। तो ये एक बड़ी जानकारी है। दूसरी जो बड़ी बात है वो हम बताते चले कि महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस, तेलंगाना एटीएस और आईबी रॉ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इससे पूछताछ की है। तकरीबन 4.5 घंटे का वक्त रहा जब ये केंद्रीय जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी जो है वो ताहिर से लगातार पूछताछ उनके द्वारा किया गया है। पटना एसएसपी, सिटी एसपी और एएसपी, उन्होंने 3.5 घंटे पूछताछ की है। मतलब आज लगभग 10 घंटे की ये पूछताछ हुई है जिसमें ताहिर ने कई सवालों का जवाब दिया है और कुछ ऐसे भी सवाल थे जिसका जवाब वो न देना चाह रहा था। हालांकि जांच एजेंसियों ने लगातार इंसिस्ट करके उसका भी जवाब हासिल किया है। जिसमें सबसे बड़ी बात जो रही है कि पाकिस्तान में जो बैठे आका है वो ताहिर से जो है किस तरह से चीजें चाहते थे, किस तरह की प्लानिंग उनकी थी, तो उसके संदर्भ में आंशिक जवाब जो है वो ताहिर ने दिया। हालांकि काफी कोशिश कर रहा था ताहिर कि वो जो जांच एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, उन्हें गुमराह कर सके। हालांकि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, जवाब उसे देना पड़ा। और अब जो जानकारी एक और मिली है, अहम जानकारी, कि पटना पुलिस से 2 बड़ी चूक हुई थी जो एफआईआर पटना पुलिस ने किया था। एक ये कि यूएपीए एक्ट नहीं लगाया था, दूसरा जो आईटी एक्ट होता है वो नहीं लगाया था। तो जांच एजेंसियों ने, केंद्रीय जांच एजेंसी और जो सुरक्षा एजेंसी है उनके तरफ से पटना पुलिस को ये सलाह दी गई है कि आप जो एफआईआर है उसमें आईटी एक्ट और यूएपीए एक्ट दोनों शामिल करें, ताकि जब कोर्ट में आप साक्ष्य रखने जाएंगे तो बिना आईटी एक्ट के जो है कोर्ट आपकी बातों को नहीं मानेगा, आपके साक्ष्य को नहीं स्वीकारेगा। तो इससे पहले कि आप अपना जो है जब वो कोर्ट में रखने जाए तो उससे पहले ही जो एफआईआर है उसमें आईटी एक्ट और यूएपीए एक्ट दोनों को शामिल कर ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत के लिए, बड़ी जानकारी के लिए, बड़ा अपडेट देने के लिए। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल केस का दायरा बढ़ता जा रहा है और इस वक्त संदिग्ध आतंकी ताहिर पुलिस की रिमांड पर है। पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। फुलवारी शरीफ मामले में मरगूब के हवाले से क्या बड़ा खुलासा हुआ वो जानिए। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके विदेशी कनेक्शन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये है मरगूब उर्फ ताहिर, जो 48 घंटे की रिमांड पर है। ताहिर का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिला था। अब वो दोहा और टर्की तक पहुंच चुका है। अब तक की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ताहिर लंबे समय से सोशल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय था। लगातार कट्टरपंथियों के कांटेक्ट में था ताहिर। जयपुर के एक आतंकी ग्रुप में भी ताहिर का नाम है। ताहिर गजवाए हिंद से भी जुड़ा था। गजवाए हिंद नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। जाहिर है ताहिर के तार को बेतार करने के लिए बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। बुधवार को ताहिर से जुड़े मामले को लेकर पटना स्थित एटीएस के कार्यालय में तकरीबन 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली। तेलंगाना एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, यूपी एटीएस के साथ साथ
एनआईए, आईबी और रॉ के जो अधिकारी हैं बिहार एटीएस के चीफ के साथ तकरीबन 3 घंटे की ये बैठक किए हैं और इस बैठक में ये कोशिश की गई है कि दानिश के तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन कह सकते हैं कि जो तार है वो जोड़ने की कवायद है कि देश में जो आतंकी घटनाएं हुई है उसमें दानिश कहाँ कहाँ शामिल था, किस किस प्लानिंग में इसने अपनी भागीदारी निभाई है, तो इसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से ताहिर को गिरफ्तार किया था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक सामने आया था। ताहिर पाकिस्तान के रहने वाले फैजान नाम के एक शख्स के संपर्क में भी था। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद अब मामला बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। मोतिहारी से गिरफ्तार एक मौलाना की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मोतिहारी से गिरफ्तार ये है मौलाना मुफ्ती असगर अली, जिसे एनआईए ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। असगर अली मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जामिया मारिया मिसवा मदरसा में पढ़ाता था। वह ढाका बड़ी मस्जिद के नायब के कमरे में रहता था। मौलाना असगर अली की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा ये कि जमात उद मुजाहिदीन से मौलाना का कनेक्शन है। बांग्लादेश का संगठन है जेएमबी यानी जमात उद मुजाहिदीन। भारत में बैन है जमात उद मुजाहिदीन। युवकों का ब्रेन वॉश करता था मौलाना असगर अली। लंबे समय से जिहाद वाले प्लान पर काम कर रहा था। यूपी के सहारनपुर से मौलाना मुफ्ती असगर अली ने पढ़ाई पूरी की। जानकारी ये भी मिली है कि मौलाना असगर अली जो है वो लगातार अपने लैपटॉप से, जो लैपटॉप उसके पास से बरामद किया है एनआईए ने, उस लैपटॉप के ज़रिए जो है वो लगातार बच्चों को ब्रेन वॉश करता था और जिहादी बनाने के लिए प्रेरित करता था, जिहादी बनने को कहता था। और अब तक कितने बच्चों को वो जिहादी बना चुका है, इसके संदर्भ में अब एनआईए की टीम जो है वो मौलाना से पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एनआईए ने मोतिहारी के मदरसा से मौलाना असगर अली को गिरफ्तार किया। 2 और मौलाना को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। अब आप जानिए कि मौलाना असगर अली के पास से क्या क्या मिला है। मौलाना असगर अली के पास से लैपटॉप और 2 बैग मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आपत्तिजनक भड़काऊ लिटरेचर मिले हैं। मौलाना के पास से कुछ सीडी भी मिले हैं। जाहिर है पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सवाल है कि टेरर प्लान पर काम कर रहे संदिग्ध आतंकियों ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया, ये पता लगाना भी बड़ी चुनौती है। मोतिहारी से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार की धरती से आतंकी साजिश के मुद्दे पर अब सियासत भी एक्टिव हो चुकी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में आतंकियों का स्लीपर सेल एक्टिव है और जिस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट तो नहीं बना है, पर आतंकियों का कनेक्शंस बिहार से जरूर निकल रहा है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब है कि बिहार में स्लीपर सेल्स अच्छी संख्या में मौजूद हैं और इस स्लीपर सेल को निश्चित तौर पे प्रशासन ब्रेक करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गृह विभाग है और बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। अगर स्लीपर सेल एक्टिव है तो फिर बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? सरकार में सत्ता की मलाई साथ खा रहे हैं और एक और स्लीपर सेल एक्टिव होने की बात भी कर रहे हैं। सिवान की जेडीयू सांसद कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। सांसद को फोन कर धमकी दी गई। कविता सिंह के पति अजय सिंह के मुताबिक धमकी देने वाले ने अपना नाम अखलाक बताया और यह कहा कि उनकी भी यूपी के कमलेश तिवारी की तरह हत्या की जाएगी। अजय सिंह राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। धमकी के बारे में सिवान के एसपी को सूचना दी गई है। एक फोन आया माननीय सांसद जी के फोन पे
और एड्रेस मेरा पूछ रहा था और अपना नाम अखलाक बता रहा था, सिवान से बोल रहे हैं, और जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसकी सूचना हमको सांसद जी ने दी है कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। जो कमलेश तिवारी वाला हाल किया जाएगा, वही हश्र होगा। जेपी नड्डा के बिहार दौरे की तैयारियों को लेकर बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। दरअसल 30 और 31 जुलाई को बीजेपी के सभी प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक होगी। इसमें देश के सभी राज्यों से संबंधित प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि बिहार में 10 सालों से इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ है। संयुक्त कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पटना में होने वाली है और इसलिए सभी कोर कमेटी के सदस्यों से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आ ही रहे, उनके साथ 8 राष्ट्रीय महासचिव पटना में 2 दिवसीय प्रवास में रहेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत की विस्तृत चर्चा की भी बात हुई है। जिहादियों के हमले में घायल सीतामढ़ी के अंकित झा इलाज के बाद घर लौट आए हैं। पुपरी के एसडीपीओ समेत कई अधिकारी अंकित के घर पहुंचे और उसके स्वास्थ्य का हाल जानने के साथ सुरक्षा का भी जायजा लिया। बहरा जाहिदपुर में अंकित के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 16 जुलाई को नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर अंकित झा पर चाकुओं से वार किया गया था और इसके बाद दरभंगा के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आज अंकित अपने घर पर है। कटिहार के काड़ागोला स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक बिजली के उस खंभे पर चढ़ गया जिस पर हाई टेंशन तार था। अगर वो हाई टेंशन तार के संपर्क में आता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए बिजली का कनेक्शन काटा और उसे नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तौर पर बीमार है। मुंगेर के जमालपुर में अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट का शिकार बने जुआबाग के रहने वाले पुजारी सत्येंद्र कुमार चौबे। सत्येंद्र चौबे जमीन खरीदने के लिए ब्रोकर के अकाउंट में पैसे जमा कराने जा रहे थे और वो एक शख्स के साथ बाइक पर पीछे बैठे थे। तभी दिलीप नगर के पास पीछे से आकर एक बाइक ने ओवरटेक कर उन्हें रोका, हथियार दिखाया और रुपयों वाला बैग छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग के सुपरिंटेंडेंट संजय राय के खिलाफ होमगार्ड जवानों ने मोर्चा खोल दिया है और ड्यूटी छोड़ दी है। मामला उत्पाद थाने का है। होमगार्ड जवानों का आरोप है कि सुपरिंटेंडेंट गालियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ड्यूटी छोड़कर चले जाने को कहा जाता है और इसके बाद जवानों ने सामूहिक तौर पर उत्पाद विभाग में ड्यूटी नहीं करने का फैसला किया और डीएम ऑफिस पहुंच गए। जवानों ने सुपरिंटेंडेंट पर शराब कारोबारियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है। महिला जवानों ने भी सुपरिंटेंडेंट पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। थाने से दारू भी बेचा जा रहा है। हाँ, दारू बेचा जा रहा है। बेचा जाता है। कौन बेचते हैं? कौन लोग हैं? वहाँ के स्टाफ लोग मिल करके उत्पाद के स्टाफ दारू बेच देते हैं। हाँ, पका हुआ वाला दारू। हाँ, और होमगार्ड से भी बेचवाते हैं। होमगार्ड से भी बेचवाते हैं। आप बोल रहे हैं मीडिया में, आप पे तो कार्रवाई हो जाएगा। एकदम कार्रवाई हो जाएगा। तो डर नहीं लग रहा है कार्रवाई? नहीं डर लग रहा है। कार्रवाई होगी, फिर अपना दूसरा जगह जाके काम करेंगे। लखीसराय में बंटी सिंह नाम का एक अपराधी का खौफ बढ़ता जा रहा है। नगर थाने के बालगुदर गांव का रहने वाला बंटी सिंह फोन करके कारोबारियों से रंगदारी मांगता है। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है और वो घर तक आ धमकता है। और इस बार उसने अपने ही गांव के रहने वाले गौतम कुमार नाम के शख्स से 10 लाख की रंगदारी मांगी है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। इससे पहले 13 जुलाई को उसने एक मोबाइल कारोबारी से भी रंगदारी मांगी थी और नहीं मिलने पर हथियार लेकर व्यापारी के घर पहुंचा था। मारपीट करते हुए एक महिला की सोने की चेन छीनी थी। पुलिस दोनों मामलों में उसकी तलाश कर रही है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। व्हाट्सएप कॉलिंग आया, बोला 10 लाख रुपया दो और गाली गलौज करने लगा। हम इतना में रिकॉर्डिंग अपना चालू किए तो वो कॉल काटा, फिर कॉल किया। हम रिकॉर्डिंग चालू किए तो डायरेक्ट बोला कि जिंदा जला देंगे, उसके बाद घर पर चढ़ के हम जवाब देंगे। पूर्व में इसका आपराधिक इतिहास रहा है और इसका जो
आसपास के लोग हैं सब इसके बारे में यही बताते हैं कि किस तरह से इसका गतिविधि रही है। और पहले भी 2-4 दिन पहले भी एक केस हुआ है जिसमें रंगदारी मांगने की बात हुई है, फ़ोन कॉल से धमकी दिया गया है। अभी फिर से एक केस हुआ है। अभी हम लोग इस पे अपना टेक्निकल एविडेंस सब ले करके इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करते हैं। गोपालगंज पुलिस ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट की कोशिश करने के मामले में इंजीनियरिंग के छात्र समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पिस्टल, कट्टा, 12 कारतूस, सीएसपी से लूटा गया बैग और लैपटॉप के साथ लूटी गई बाइक जब्त की गई है। 16 जुलाई को फुलवरिया थाना क्षेत्र के जटाहा बाजार में सीएसपी संचालक से लूटपाट करने की कोशिश की गई थी और इसका विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई थी। और एक बड़ी खबर आ रही है, पटना हाईकोर्ट के आदेश से संबंधित कुलपति शशिनाथ झा को पुलिस कस्टडी में लाने का आदेश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से उपस्थित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं शशिनाथ झा और आज कोर्ट में उन्हें हाजिर होना था। कल सुबह 10:30 बजे कोर्ट लाने का आदेश जारी किया गया है। कस्टडी में लेकर दरभंगा पुलिस पटना के लिए रवाना हो चुकी है। क्रिकेट की दुनिया में रिलायंस लगातार अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति मजबूत कर रहा है। भारत के बाद रिलायंस ने दक्षिण अफ्रीका और यूएई में भी T20 लीग टीम खरीद ली है। रिलायंस की T20 टीम में सबसे नई टीम दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन है, जिसे बीते मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुंबई इंडियंस ब्रांड ने खरीदा है। और इसके साथ ही रिलायंस के पास 3 देशों में 3 T20 टीमें हो गई हैं। टीम केप टाउन का परिवार में स्वागत करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस परिवार में हमारी नई T20 टीम का स्वागत करते हुए मैं बेहद खुश हूं। हम मुंबई इंडियंस के मजबूत और मनोरंजक क्रिकेट ब्रांड को दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में ले जाने पर उत्साहित हैं। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी फ्रेंचाइजी के साथ अब हमारे पास 3 देशों में 3 T20 टीमें हैं। हम क्रिकेट इकोसिस्टम और ब्रांड मुंबई इंडियंस में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।